हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। हम लोग हड़प्पा की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं तमिलनाडु की क्लास 6 से पार्ट 1। और अभी तक हमने ये देख लिया था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस प्रकार से एक्सकवेशन जब करने जाते हैं तो उनका साइंटिफिक रिसर्च एंड मेथड क्या होता है। आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, साइट्स इन इंडियन बॉर्डर्स। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है हड़प्पा की साइट्स की। एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, हड़प्पा की कुल मिलाकर 2500 साइट्स हैं। अब इसका मतलब सिर्फ इस टॉपिक पे तो हम लोग अपना टाइम बिता नहीं सकते हैं कि 2500 साइट को लर्न करके जब हड़प्पा से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कर भी लिया तो और चीज़ें नहीं है क्या लर्न करने के लिए। हमें थोड़ा सा यहाँ पर ना, जब ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका बल्क वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और हमारी कैलिबर, हमारी क्षमता, हमारी औकात जब उतनी ना हो लर्न करने की। मैं यूपीएससी में एक चीज़ बताता हूँ आपको। मैं हमेशा ऐसी चीज़ों में जिसमें लर्न करने वाला कंपोनेंट बहुत होता है लेकिन उसके आने के चांसेस श्योर शॉर्ट नहीं होते, तो उसमें मैं 90% एक्यूरेसी के साथ चलता हूँ। कैसे? हम लोग एनसीईआरटी जो है उधर से देख लेंगे हड़प्पा की साइट्स को। आपने नोट बनाना स्टार्ट करे अपने A4 शीट पर, मार्जिन का यूज़ कर करके आपको ये साइट्स मिलती चली गई। आपने लिखा पंजाब में कौन सी साइट, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी साइट्स मिल रही हैं, हरियाणा में कौन सी मिल रही हैं, राजस्थान में कौन सी मिल रही हैं, गुजरात में कौन सी साइट्स हैं, और पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट्स हैं। आपने ऐसा कर करके हड़प्पा का पूरा एक मैपिंग और जोनेशन कर दिया। नोट्स बनाना स्टार्ट करा आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी से। इसके बाद आप फिर तमिलनाडु पे आओगे। तमिलनाडु के आप अगेन 6 क्लास पे आओगे। फिर आप तमिलनाडु की 9th क्लास पे हम लोग इसको जाएंगे। फिर तमिलनाडु की 11th क्लास में जाएंगे। 12th क्लास की जो बुक है हड़प्पा की, थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 1, वहाँ पर जाएंगे। फिर हम जाएंगे पूनम दलाल दहिया की बुक पे। इसके बाद हम जाएंगे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की एक बुक आती है, हम लोग उस पे जाएंगे। इतना करने के बाद जो भी हड़प्पा की साइट्स के पेज में, चिट्ठे में जो भी वैल्यू एडिशन होती रहेगी, एक एक साइट मिलती रहेंगी या किसी साइट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहेगा, उसको ऐड करते चलेंगे। इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, एक गेम और बाकी रह जाता है कि हम लोग एलिमिनेशन करके देखेंगे कि क्या ये साइट्स हड़प्पा की है या फिर ये किसी और साइड को पुट कर मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसने गेम खेला भी यूपीएससी ने 2019 में। एक क्वेश्चन था, जैसे मतलब मान लो कि क्वेश्चन नंबर 47 और नेक्स्ट थी क्वेश्चन 48। अब 48 क्वेश्चन नंबर में उसने अशोका के बारे में पूछ रखा था और अशोका की कोई साइट दे रखी थी, और 47 क्वेश्चन के अंदर उसने हड़प्पा की कोई साइट दे रखी थी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन था 47 नंबर क्वेश्चन में जो कि 48 में भी था, कंगली हली। अब किसी को अगर ये पता होता, कोई आराम से अगर मौर्यन एम्पायर को करके गए कि कंगली हली जो साइट है वो तो यार अगले क्वेश्चन में गिवन है और वो हड़प्पा की साइट तो नहीं है कहीं भी, मतलब ऐसा करके एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बस आप ऐसा करके सुन लो कि वो तो यार सिर्फ एक अशोका के उससे है पर्सपेक्टिव से। तो एक तो आपका यहाँ एलिमिनेट हो जाता जो उसने क्वेश्चन पूछा था, एक वो स्टेटमेंट यहाँ एलिमिनेट हो जाती, तो एक तीर से दो निशाने लग जाते। आजकल यूपीएससी सिर्फ यूपीएससी वाला गेम खेलने लगा है कि एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो आपको आगे चलकर जब आप पेजेस करोगे, फॉर एग्जांपल 40 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 92 नंबर के क्वेश्चन में उसका आंसर मिल जाएगा। 40 का आंसर, 40 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 40 की स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएंगी 92 नंबर के क्वेश्चन को रीड करके। तो ये गेम हमें क्या समझाता है साइकोलॉजी का, कि जो नहीं आ रहा उसमें एकदम से लड़ो मत, पहले एक बारी अपने आप पे भरोसा करके पूरे पेज को पलटा लो, पूरे पेज को पलटा लो, क्वेश्चन पेपर को आगे जाके मतलब सॉल्व करते चलो। अगर मिल जाए तो वापस उस क्वेश्चन पे आ जाना, अगर ना मिले तो जैसा कि मैंने बताया अपने चिट्ठे पर विश्वास करना, एलिमिनेट कर देना उसको, ठीक है। अगर उसके बाद भी ना हो तो अपने 2 नंबर बचाकर निकल लेना, और 2 भी नहीं कहता हूं मैं उसको 2.66 कहता हूं क्योंकि पेनल्टी भी लगती है। इतने नंबर खोने से ज़्यादा बेटर है, जीरो नहीं होता किसी क्वेश्चन को छोड़ने वाला, जीरो नहीं होता, मैं उसको कहता हूं 2 नंबर को सेव कर लेना रेदर देन इतने नंबर खो देना। ये गेम होता है। अब यहां पर ये समझाने का, इतनी बड़ी डिस्कशन करने का कोई मतलब बनता नहीं था, लेकिन अब वो गेम आ गया कि धीरे धीरे करके मैं आपकी एलिमिनेशन और क्वेश्चन सॉल्विंग की साइकोलॉजी को डेवलप करूं। और एलिमिनेशन मैं ऐसे नहीं करवाने वाला कि जैसे इंस्टीट्यूट या यूट्यूब पे ये बताते हैं आपने एनी ऑल ऑफ दी अबव ऐसा करके देखा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऐसे नहीं होती है एलिमिनेशन, ऐसे नहीं होती है।
मेरे पास पूरी की पूरी एक चिट्ठा बन रखा है 92 क्वेश्चंस का, जो कि पिछले 13 ईयर्स के अंदर यूपीएससी ने पूछे हैं। उन 92 क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन का पूरा पूरा स्कोप था, वो 92 क्वेश्चंस के अंदर फेल कर दी साइकोलॉजी यूपीएससी ने। मैंने बहुत स्टडी कर रखी है इसके ऊपर, तो ये चीज़ मैं आपको बहुत आराम से बता सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब आप फ्रेश दिमाग से सुनो, अब आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, क्योंकि आप जितना करते चल रहे हो आप उस पर अपने विश्वास रखो बस। ठीक है, फंस गया तो फंस गया, नहीं फंसा तो छोड़ देंगे, और नहीं भी फंसा तो एकदम से नहीं छोड़ देंगे। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, 2 ट्रिक बता दी मैंने आपको। अब ये वाली ट्रिक को जो यूपीएससी करने लगा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिल जाएगा, अब बस इसकी तरफ सबसे पहले बढ़ेगा यूपीपीएससी, और फिर अदर एग्जाम्स पढ़ेंगे बाकी एग्जाम्स की। लेकिन मैं मानता हूँ कि इतना सोचने की और इतना पेपर मेहनत करने की औकात नहीं होती है, इसलिए हमेशा डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी में तो नहीं निकलते, हर साल उत्तर प्रदेश में 15 20 30 क्वेश्चन, कभी कभार बीपीएससी में, कभी इसमें कभी उसमें, सिर्फ यूपीएससी में निकलते क्योंकि वो बनाने वाले लोग ज्ञानी हैं, बाकी सबके फर्जीवाड़ा है। अब कुछ साइट्स हैं, और ये मैप मुझे बहुत प्यारा लगता है, कलरफुल, इन्होंने फुल एचडी मोड में यहाँ पर दे रखा है। ये साइट्स हैं कुछ, एक है मांडा, राखीगढ़ी, मीठाथल। ये हाँ, ये नई साइट है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मीठाथल, इसको मीठाथल बोलते हैं, THAL है, मीठाथई नहीं है, मीठाथल है। ठीक है, कालीबंगन, हड़प्पा, गनवेरी वाला, मोहिंजोदारो। अब अगर आप 12th की बुक पे जाओगे ना, जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, तो वहाँ पर ना इसको कॉमन तरीके से एक नाम में दे रखा होता है, अमरी कोट दीजी, अमरी डैश कोट दीजी। लेकिन ये ना अलग साइट है। मैंने भी जब पहली बार तमिलनाडु को जब इसको देखा था अपनी पूरी प्रिपरेशन करने के बाद, 2 साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद मुझे पता लगा अच्छा यार ये तो अलग अलग साइट होती है, हर बुक तो बेवकूफ़ बना रही थी अभी तक। यह अलग अलग साइट है, अमरी अलग है, कोट दीजी अलग है। ठीक है, फिर धौलावीरा और लोथल। क्योंकि क्या होता है, एक बार हम नोट बना लेते हैं ना तो हमें लगता है फिर वही वैसे हम अपडेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप एनसीईआरटी 6 क्लास के नोट बनाना शुरू करोगे, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में तो हमारी यही अप्रोच है ना, धीरे धीरे करके आप उसमें वैल्यूएडिशन करते चलोगे। अब आपका होमवर्क आज के लिए ये है कि आप ये सभी साइट्स, जैसा कि आप हमेशा से अभी तक ये करते आए हो, आप होमवर्क ये करोगे, इन सभी साइट्स की आप लिस्टिंग प्रोवाइड करोगे मुझे कि आज के टाइम में ये जो जितनी साइट्स है, मांडा, राखीगढ़ी वगैरह, कि ये साइट्स के ये जो ओल्ड नाम दे रखे हैं, एक लिस्ट आप ये बनाओगे, और इनके आज के टाइम में न्यू नेम नहीं, ये मिलती कहाँ है, स्टेट्स कहाँ मिलती हैं, इनकी करंट लोकेशन कहाँ है। ठीक है, जो नाम है, मतलब ये जो साइट्स हैं, साइट्स और उनकी आज के टाइम में करंट लोकेशन ये कहाँ है, ये आप मुझे आज होमवर्क करके दोगे, ये वाला। ठीक है, आगे इसमें वैल्यू एडिशन उतरेगा। आपको भी पता है एनसीईआरटी में हमने कुछ और भी साइट्स पढ़ी हैं जो कि यहाँ पर देनी रखी हैं, कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे करके, जैसे आपको पता है गुजरात के पास और यहाँ पर इस एरिया में आपको सुर का गेंदा, सुरगुताड़ा, ठीक है, सुत का गेंदौर, ये वाली साइट्स भी मिली हैं आपको, तो वो चीज़ें आपको और वैल्यू एडिशन होती रहेगी। साइट्स हो गया। कुछ ऐसे, मतलब ये वाला ऐसा टेबल आपको प्रेजेंट करना है कि नेम ऑफ द प्लेस, कि आज के टाइम में वो कहाँ पर है और उधर क्या क्या मिल रखा है, ये आपका धीरे धीरे करके वैल्यूडेशन होता चलेगा। अब ये जो कॉलम है ना, इसने तो खाली छोड़ दिया है, एग्जामिनर इसी पर्सपेक्टिव से उनके दिमाग में प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है इसको देखते ही। ऐसे गेम चलती है। कभी भी एग्जामिनर को ऐसा, ये क्वेश्चन बनाने वाले को कभी भी ऐसा बहुत महान मत समझा करो, वो अपने आप ही उसके दिमाग में विचार नहीं आते रहते हैं। वो लोग ना, जैसे आप क्या करते हो, आप 365 डेज जो लर्न ये सारी की सारी एनसीईआरटी बार बार देखते रहते हो ना, सेम आप ऐसा समझ जाओ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है ना, वो भी 365 दिन तक लगातार 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की बार बार एनसीईआरटीज वगैरह को देख रहा होता है। उनकी 2 टीम डिवाइडेड है, एक नॉर्थ इंडियंस है और एक साउथ इंडियंस है। साउथ इंडियंस पकड़ते हैं तमिलनाडु, और ये हमारी वाली पकड़ते हैं एनसीईआरटीज। इसके अलावा दोनों कॉम्बिनेशन में कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। कुछ उठाया इन्होंने, कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन ABC, कुछ यहाँ से क्वेश्चन बने, क्वेश्चन XYZ, कुछ यहाँ से क्वेश्चन बने PQR। सेट बनता है इनके कॉम्बिनेशन से। और अब क्या करने लगे, PQR के कुछ क्वेश्चन जोड़ देते हैं स्टेटमेंट ABC में, ABC का कुछ XYZ में, और इससे वो करके, यानी कि करंट अफेयर प्लस स्टैटिक का लिंक। बस ये ऐसे अपनी डिशेस को बार बार टाइम के साथ अपडेट करे जा रहे हैं। इतना सिंपल सा गेम है बस ये।
तो जो इस सारे गेम को हटा के अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि आप जो 365 दिन के लिए बुक पढ़ते रहते हो, अपनी एनालिसिस और नए तरह के नए फ्लेवर के क्वेश्चन सेम टॉपिक में से बार बार नई चीजें पूछना। जैसे पार्लियामेंट के ऊपर अब यूपीएससी के अभी से क्वेश्चन पूछ रहा है, 40 साल से पूछ रहा है क्वेश्चन, लेकिन आज भी उसके क्वेश्चन क्यों देखने को मिलते रहते हैं? बार बार जितने बार कोई रीडिंग करता रहता है ना, उसका माइंड उतना ओपन होता रहता है बस। और नए नए मेंबर्स आते रहते हैं यूपीएससी और स्टेट कमीशन वगैरह में, नए नए लौंडे भर्ती हुए, वो पेपर बनाने आपका बैठ गए, या फिर कोई आईएएस था वो रिटायर्ड होकर वो आ गया है, अब वो दोबारा उसको याद आई भाई मैंने 40 साल पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी, चलो अब अच्छा सा पेपर मुझे बनाने को बोला गया है, अब फिर से पढ़ता हूँ, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैं ये पूछ सकता हूँ। बस यही गेम होता है। जो चीज़ बड़ी नहीं है उसको कभी भी बड़ी मत बनाया करो। टाइम स्पेन क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? सबसे पहले बात करते हैं इसकी जोग्राफिकल रेंज। ये बहुत प्यारा मुझे लगता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इसके अंदर, जो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड अगर कोई एग्जाम्स होंगे ना, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी, तो ये बहुत कुछ कवर कर देता है बेसिक ही, लेकिन जानना तो पड़ेगा ना। जोग्राफिकल रेंज, हड़प्पा कहाँ तक फैला हुआ है? साउथ एशिया में देखने को मिलता था, साउथ एशिया में। पीरियड इसका कौन सा है? ब्रॉन्ज एज, इसलिए इसको कभी कभार ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या है? 3300 से लेकर 1900 तक। बस एक बात याद रखना, मैं थोड़ा सा अपडेट इसको करवा दूंगा आईआईटी खड़गपुर की स्टडी से, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगी पूनम दलाल दहिया की बुक में, मैं आपको करवा दूंगा। मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है, मैं ले आया। कोई बुक नहीं खरीदनी है किसी को भी, मेरे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट को मैं सारी पीडीएफ बनाकर दे दूंगा। बीसी, बीसी मतलब 3300 से लेकर 1900 बीसी। पता कैसे चला हमें ये कि इतना पुराना है? रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से। कितने एरिया में फैला हुआ था? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब इस प्रकार के वाहियात क्वेश्चन पूछना ना यूपीपीएससी को बहुत पसंद होते हैं, उत्तर प्रदेश को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत कम जगह पर मिलेगा। इधर कितनी सिटीज थी? 6 थी, 6 बिग सिटीज थी। वो है कौन सी? ये आने वाली क्लासेस के अंदर जैसे ही आप अपना स्टैंडर्ड रेस करोगे, सिटीज के साथ साथ पूरा एक आपको टेबल, मैं पूरा का पूरा एक आपको सेटअप टेबल बनाकर दूंगा। ये आपकी हड़प्पा की इंपॉर्टेंट साइट्स, इसको कौन से हिस्टोरियन ने ढूंढा, उधर मिला क्या क्या, उधर से कौन सी नदी पास होती थी, और वो एंड कब हुई, और एंड होने के पीछे उसके रीजंस क्या थे। ऐसे मैं आपको 8 से 9 ऐसा एक पूरा सेटअप बनाकर दूंगा मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। मैं स्पेशली हड़प्पा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब चैप्टर्स पे मेहनत करना इसलिए भी पसंद करता हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चंस निकलते हैं। बाकी जैसे वो नहीं ये हो गया भक्ति सूफी हो गया, या फिर क्या कहते हैं इसको, वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज हो गया, पढ़ेंगे हम इसको अच्छे से, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसकी है नहीं अच्छी। 20 साल से तो कोई क्वेश्चन मैंने तो देखे नहीं इससे। अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अर्बन इसलिए बोला जाता है, इसके कुछ रीजंस हैं। ये आपको मीन्स का क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएगा कि प्रोमिनेंट रीजंस इसकी वजह से आप बताओ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। तो देखते हैं। टाउन प्लानिंग, सुभान अल्लाह, कारीगरों की जो कारीगरी है और क्या क्या बिल्डिंगें बनाई है, माशाअल्लाह। ध्यान देते थे अपने हाइजीन पर, अपनी हेल्थ पर। स्टैंडर्डाइज तरीके से वेट्स एंड मेजर्स का यूज करा गया। यहाँ पर आपको पता ना कि वेट्स एंड मेजर्स वो बनाए जाते थे प्रॉपर तरीके से, स्क्वायर वो करके, तो एक पत्थर का इस्तेमाल करते थे, चर्ट, याद है एनसीईआरटी में चर्ट, ये चीज। और उसके बाद एग्रीकल्चरल और जो पीजेंट्री का जो बेस था, आर्टिसंस वगैरह जो कारीगर वगैरह थे, ये इतने स्किल्ड थे कि इनका पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, अब जैसे मोहनजोदाड़ो की काफी ज्यादा तारीफ होती है, इनका बेस बहुत ज़्यादा सॉलिड था। बेस सॉलिड होने का मतलब पता है क्या असला इनका मतलब? यानी कि अब इसको ड्यूरेशन को देख लो, इसी को मान लेते हैं एक बार के लिए, 3300 से लेकर 1900 बीसी तक चला ये। यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहले जो शुरू में स्किल्ड कारीगर थे ना, हड़प्पा की लेगेसी कहाँ से आती है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं इसको, मेहरगढ़ से आती है ना। ये वाली बात सबको पता है, मैंने बताई थी बहुत डिटेल में। मेहरगढ़ लास्ट था, मतलब आप ऐसा कह सकते हो बस मेहरगढ़ का चैप्टर खत्म और उसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिविलाइजेशन का दौरा शुरू। तो मेहरगढ़ के जो स्किल्ड लेबर थे ना, इनकी जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे मतलब मान लो ग्रैंडफादर ने कोई कारीगरी करते थे, उन्होंने फिर अपने बेटे को बताई, फिर उसने अपने बेटे को बताई, फिर उसने अपने बेटे को बताई, तो ये ना एक लेगेसी कंटिन्यू आती आई है।
और ये जब लेगेसी किसी एरिया में कंटिन्यू होती है तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड बेस है उस जगह का। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जब हम मेडिवल पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको एक हिंट दूंगा, मैं बताऊंगा कुछ कुछ ऐसी वो ट्राइब्स होती हैं, हम लोग मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का जब पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, और अलग अलग एग्जाम्स में आपको बताऊंगा। ये वाली बात आप लोग अगर जो एमपी यूपी से हो जानते भी होगे, महाराष्ट्र से हो तब भी जानते होगे। यार कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे प्रिया, जैसे ताजमहल है, तो आपको ये पता होगा कि ताजमहल में अगर कोई भी मतलब बाहर अगर आप जा रहे हो तो मार्बल की जो भी जैसे ऐसी शेप में जो जाली नहीं लगी रहती हैं, अगर वो खराब हो जाए ना, तो उनके लिए जो कारीगर को बुलाया जाता है ना, वो उसी जमाने की पीढ़ी काम कर रही है जो शाहजहां के टाइम पे काम करती थी, उन्हीं उन्हीं के वंशज हैं वो आज भी जो काम कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं हमारे देश में कि लेदर लेदर मेकिंग कोई काम है या कुछ भी, हम डोंट वरी, अभी हम सोसाइटी में भी बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं ऐसे एक चैप्टर को। वो एक पर्टिकुलर एक ट्राइब का, एक कम्युनिटी का ही काम है वो। जैसे मेला लगाना कभी कभार बिहार में, उड़ीसा में, ऐसी बड़ी सारी जगह, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही कर रहे हैं वो आज भी उस काम को। ये चीज़ है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है कि आपकी स्किल बिल्कुल सेम डिट्टो वो सामने वाले में आ जाती है, तो ये बेस आपका मजबूत बन जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यूनिक फीचर्स क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। यहां पर आज से पहले, इस टाइम से पहले 3300 बीसी से पहले, 3300 बीसी से पहले टाउन प्लानिंग इस प्रकार से कभी किसी ने नहीं देखी थी। लोग घर नहीं जानते थे अच्छे से, यहां पर डबल स्टोरी हाउस बन रहे हैं। लोगों को यह नहीं पता था कि वॉशरूम यूज कैसे करना है, वॉशरूम का कंसेप्ट क्या होता है। कुएं लोग पानी भरने जाते थे, यहां पर कुएं लोगों ने घर में लगा रखे हैं। हाइजीनिक कंडीशन के बारे में, नालियां वगैरह के बारे में इतनी ज़्यादा तो प्लानिंग करी गई पूरी प्रॉपर तरीके से कि एक शहर बसा दिया। शहर बसाने के साथ साथ कस्टम्स, रीति रिवाज, प्रथाएं, कल्चर, ये सब कुछ जो डेवलप हुआ, तो ये टाउन प्लानिंग जो है इसका एक यूनिक फीचर है। हड़प्पन सिटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। दो प्लान्ड एरियाज हैं, एनसीईआरटी में हम इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर देखो ज़्यादा अच्छे से आपको पता लगेगा। एक होता था अपर टाउन और एक होता था लोअर टाउन, है ना। यहां पर देखो, जो अपर टाउन है, इसका एरिया कम था लेकिन ऊंचा था, याद है। द पार्ट ऑफ द सिटी, ये था एक तरीके से मैं आपको बताऊं वेस्टर्न साइड पे, और ये था ईस्टर्न साइड पे। इन्होंने ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये जो बनाया है ना, ये सोच समझ के बनाया है। डायरेक्शन भी तो यही होती है, ये ऐसी तो होती है डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये देखो, अगर आप सिर्फ इस डायग्राम को पढ़ जाओ ना, तो आप की गलती नहीं होगी पेपर के अंदर, क्योंकि ये सुनने में अभी तो बहुत अच्छा लगता है। जब 100 क्वेश्चंस 17 सब्जेक्ट से उसमें मिक्स हुई 4 स्टेटमेंट्स, 400 फैक्ट बनकर जब आती है, तो ये छोटी छोटी बातें भी साइकोलॉजी खराब कर देती है 2 घंटे के एग्जामिनेशन हॉल में। जो पार्ट है जो वेस्टर्न साइड पे है, वो ऊंचा ज़्यादा था लेकिन एरिया वहां पर कम था, इसको कहते थे सिटाडेल। और ये वाली फोटो मैंने ओरिजिनली आपको गूगल क्रोम से दिखाई थी, ये निकाल कर, याद है, ये स्तूपा टाइप पिलर जो खड़ा हुआ है, इसको ऐसा माना जाता है, याद है, मैंने एनसीईआरटी में सारी डिबेट में कर चुका हूँ ये, कि एडमिनिस्ट्रेटर रूलर्स यहाँ पर रहते होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसा बोलते हैं, इट वॉज अ पीसफुल सोसाइटी। याद है शैली, कि यहाँ पर बैटल और वो सब, उसके कुछ ऐसा औजार वगैरह कुछ मिले ही नहीं ऐसे, तो पीसफुल सोसाइटी कुल मिलाकर मानते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते होंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, ठोस प्रूफ नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये जो है ईस्टर्न साइड पे जो लोअर टाउन है, अब ये ज़्यादा एरिया में फैल रखा है, तो ज़्यादातर लोग यहीं रहते होंगे, तो अगर सिटाडेल जैसी जगह बन रखी है तो कम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब हमेशा रूलर गिने चुने होते हैं और जनता ज़्यादा होती है। इस बात के बेसिस पर इसको ये वाली चीज़ कही जाती है। फिर ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि मोहनजोदारो और ग्रेनरीज, यहाँ पर ये लोग ग्रेनरीज जानते हो ना, जहाँ पर ग्रेन्स वगैरह स्टोर करे जाते हैं वो, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको अपर टाउन में देखने को मिलता है। जो ईस्टर्न साइड थी वो लोअर थी बट ज़्यादा बड़ी थी, और यहाँ पर कॉमन पीपल इसको इनहेबिट करते होंगे, यहाँ पर रहते होंगे। अगेन इट इज़ अ अजम्पशन। अब जैसा कि मैं बार बार आपको बोलता रहता था, आगे हमारा फेवरेट टॉपिक मेहरगढ़, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पापा, प्रीकर्सर। मेहरगढ़ एक, सबसे पहली बात तो प्रिलिम्स के लिहाज से एक न्यूलिथिक साइट है थी।
ये पाकिस्तान का जो बोलन बेसिन है बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर लोकेटेड थी। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स नोन। यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं फार्मिंग के और हर्डिंग के, जो अर्ली टाइम्स में करे जाते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि नियोलिथिक कल्चर मेहरगढ़ में, वैसे आप अगर टाइमलाइन देखोगे ना तो वो मतलब काफ़ी टाइम बाद आता है नियोलिथिक, मतलब न्यू स्टोन एज है ना, लेकिन मेहरगढ़ के अंदर 7000 बीसी में हमें देखने को मिल जाता है। अब आप देख रहे हो जरा से 3300 का माना जाता है हड़प्पा, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो भैया मेहरगढ़ में शुरुआत हो गई थी। अगर एक कॉल को क्वेश्चन आ जाए तो अब तो अटेंड कर लोगे ना से। मेहरगढ़ इज अ प्रीकर्सर टू अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन विच लेड्स द सीड फॉर इट्स फाउंडेशन, या मेहरगढ़ सोड द सीड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन इन सब कॉन्टिनेंट। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे ना इसको अटेंड। कुल मिलाकर टोन कैसी भी हो क्वेश्चन की, फोकस आपको यही करना है कि मेहरगढ़ से हड़प्पा तक की कहानी कैसे डेवलप हुई, मेहरगढ़ में ऐसी क्या बातें थी जो कि हड़प्पा में और एडवांस लेवल पे हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और मेहरगढ़ की अभी तो इन्फॉर्मेशन आपकी बच्चों वाली चल रही है, मैं इसके बारे में आराम से आपको 3 पेज करवाऊंगा। अभी वो टाइम आने दो, मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा वो कहाँ से करेंगे हम। ठीक है, जो सोर्स ऊपर बताए करेंगे यहीं से, मतलब गेम हमारा यहीं है। ये जो सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में, यही गेम है हमारा। अब अलग अलग फीचर के बारे में बात करते हैं हड़प्पा के। सबसे पहले स्ट्रीट्स एंड हाउसेस। कुछ ऊपर रहता नहीं गया? नहीं, ठीक है। स्ट्रीट्स एंड हाउसेस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सारी फोटोज मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले। स्ट्रीट जो थी वहां पर हमें ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है। ये वाली बात याद है ना आपको? कुछ ईंटें ऐसे और कुछ ऐसे। हाँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न कुछ नहीं होता, बस यार अगर आप इसको ऐसा देखो, हमने जैसे ज्योग्राफी में करा था ना, वो जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को देखने के लिए वही होता है। ठीक है, दे वर स्ट्रेट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, और इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे को राइट एंगल पे। अब वो कुछ नहीं कर रहा है इस पैराग्राफ, ये वाले पैराग्राफ में ग्रिड पैटर्न की डेफिनेशन ही बता रहा है एक तरीके से, छोड़ो इसको। रोड जो थी ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी, और एक बात याद रखना, ये देखो ये वाला फैक्ट कोई नहीं बताएगा। जैसे ये रोड है, रोड जा रही है सामने, ये जा रही है सामने रोड, ठीक है। एक रोड ये जाके यहाँ मुड़ रही है, एक ये जाके यहाँ मुड़ रही है। ये देख रहे हो मैंने क्या करा है? फिर से देखो इसको। ये स्ट्रक्चर नहीं, ये फॉलो होता था, कॉर्नर्स राउंड होते थे, राउंड, ना कि कटिंग एज्ड। कटिंग एज्ड नहीं, शार्प टर्न नहीं, राउंड, राउंडेड कॉर्नर्स रोड के। हाउसेज जो थे स्ट्रीट के दोनों साइड होते थे, यानी कि इधर भी घर बनेंगे, इधर भी घर बनेंगे, जैसा कि आपको ये देख सकते हो दोनों साइड। नॉर्मल सी बातें हैं। तो ऊपर वाली फोटो देखोगे वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, बड़े सारे हाउसेज के अंदर बहुत सारे रूम्स थे, एक कोर्टयार्ड था, एक कुआं हुआ करता था। ये वाला मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया था, ठीक है, फोटो दिखाकर। हर एक हाउस में टॉयलेट बाथरूम हुआ करते थे, और ये याद है वो पानी उसका स्ट्रीट के मेन ड्रेनेज से कनेक्ट होता था, फिर वो और बड़ी ड्रेनेज से कनेक्ट होता था, साफ सफाई करी जाती थी, ईंटों से ढका जाता था। ठीक है, हाउसेज वर बिल्ड यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स एंड मोटार। ये सब बातें भी आपको बता चुका हूँ, और बेक्ड ब्रिक्स कैसे बनती थी पूरा आपको मैं वो सब दिखा चुका हूँ। मैंने आपको एक बात बताई था, किन ईंटों का जो गर्म करने का जो भट्टा होता है वहाँ पर सन ड्राइड ब्रिक्स भी यूज़ होती थी। मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स वर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, और इसका यूनिफॉर्म साइज तो ये मेंशन कर देती हैं किताबें। मैं इसमें आपको पूरा प्रॉपर रेशियो बताऊंगा, पूरा प्रॉपर रेशियो कि कितना 4:4:3 कितना, ये सारी ईंटें क्या साइज की मिली, मैं पूरा आपको बताऊंगा। अभी इस पर मत जाओ कितना रेशियो है, मैं आपको पूरा आपको ये बताऊंगा, दूंगा आपको, मैं इसका फैक्ट दूंगा। अभी जो चल रहा है वो चल रहे, तो क्योंकि एक ही जगह पर फिर सारी बातें हो जाए, फिर उसको आप देखोगे तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा उसमें। रूफ्स जो थी वो फ्लैट थी, छत फ्लैट हुआ करती थी। और यहाँ पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हम कंक्लूजन के साथ
मतलब ये बोल पाए कि मैं हड़प्पा में रहने वाले लोगों की माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ पैलेसेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि कोई मंदिर वगैरह के यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं थे। तो प्रीस किंग के ऊपर इसलिए डिबेट एंड डिस्कशन चलती है, ठीक है। अब बर्ड ब्रिक्स क्यों यूज़ होती थी कंस्ट्रक्शन में, ये वाली बात भी हम पढ़ चुके हैं, और ये नॉर्मल सी बात भी है, इसके लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बर्ड ब्रिक्स क्यों होती, ठोस, मजबूत, लॉन्ग लास्टिंग एंड दे आर रेजिस्टेंट टू फायर। बनी फायर के प्रोसेस से और कितनी आग लगेगी इसमें, और पानी और बारिश में डिजोल्व नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए। अब हड़प्पन एज को ब्रॉन्ज एज क्यों बोला जाता है, ये एक हिस्टोरिकल पीरियड है। यहाँ पर आर्टिकल ज़्यादातर आपको ब्रॉन्ज के जो मिलते थे इस वजह से, ठीक है। और एक बात पता है ना आपको कि ब्रॉन्ज नेचुरली अकरिंग मटेरियल नहीं होता है, एलिमेंट नहीं होता, कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है, ठीक है। ये अगर कोई नहीं जानता है मैं फिर से बता देता हूँ, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ इस बात के बारे में, कॉपर प्लस टिन को बनाकर। अब आपने एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करी वैसे हमारे लेक्चर में, अगर आप एनसीईआरटी पे जो डिटेल में मेहनत कर आते हैं तो यहाँ पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन के टाइम पर हमें पॉज लेना पड़ता है, लेकिन फिर चैप्टर भागता है अच्छी स्पीड पे। देखा है ये चीज़ आपने, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे कुछ भी हो। जैसे जैसे प्लैनेट्स में हम थोड़ा थोड़ा रुक गए देखने के लिए, ट्रिटॉन क्या है, टाइटन क्या है ना, टाइटेनियम क्या है, तो वहाँ पर हम रुक गए थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम एस्टेरॉयड बेल्ट वगैरह इतना कुछ पहले ही कवर कर चुके थे तो वो जल्दी कवर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, इनकी साफ़ सफाई, नालियों वगैरह का क्या कंसेप्ट था। बड़ी सारी जो सिटीज़ थी इनकी वो ड्रेन से कवर्ड थी, हाँ ठीक है, ड्रेन्स थी वहाँ पर, अच्छी खासी नालियाँ थी, और जो ड्रेन्स थी वो फर्दर कवर्ड थी स्लैब्स और ब्रिक्स से। अब ये स्लैब्स और ब्रिक्स क्या होता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है ये तो ब्रिक्स से कवर्ड है, ठीक है। और वैसे ब्रिक्स और स्लैब्स कुछ नहीं होता, एक्चुअली स्लैब को ब्रिक स्लैब ही बोलते हैं। एक मिनट रुकना। तो हर एक जो ड्रेन थी हाँ मैं आपको ये पहले ही बता रहा था, स्लैब्स और ब्रिक्स, ये एक्चुअली जो वो होती है ना, स्लैब्स होती है, इसको ब्रिक स्लैब्स ही बोलते हैं। क्या होता है ये, ऐसी बड़ी करके एक ईंट बनाई, बर्न ब्रिक्स का कंसेप्ट करके, उसमें ये होल बनाती है ऐसे, ये ऐसे, बस। क्या होगा कि जैसे नालियाँ साफ करने वाले आते हैं ना, कभी आपने ध्यान से देखा हो, पता नहीं दिल्ली में तो ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि आप लोग जहाँ रह रहे हो आपके शहर में क्या होता है, कि जैसे नाली अगर जैसे मतलब मालूम मिट्टी विट्टी इस पर लगी हुई है, जाम हो गई, बड़े टाइम से इसकी सफाई नहीं हुई, लेकिन अब ये सफाई मांग रही है, तो उनके पास एक ना ऐसा औजार होता है कि जो ऐसा कील टाइप होता है, ऐसे करके हल्का सा ये इसमें वो लगाएंगे इसको, और ऑब्वियस ही बात है, आपको दिख रहा है ना शेप इसकी कैसी, ये अगर इस होल में जाएगा ये ऐसे करके, तो ये नाली को उठाना, ऊपर की तरफ उठाना आसान हो जाता है, और बस नीचे कचरा है उसको निकाल के साफ कर दो, हो गई साफ। हर एक जो ड्रेन है उसमें एक जेंटल स्लोप होती थी ताकि पानी वहां पर फ्लो कर सके, है ना। ये मैंने दिखाया था ना आपको, वो याद है, लेयर बाय लेयर ऐसे ऐसे करके वो आता था, और उसमें फिर मेन ड्रेन में वो कर जाता था ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके आएगा वो, फिर यहाँ से जाएगा। और ये आ कहाँ से रहा है पानी, इस तरफ बाथरूम, इस तरफ लोगों के घर बने हुए हैं, वहाँ पर एंड में बाथरूम, ये याद है वो फोटो, ठीक है। होल्स जो थे वो रेगुलर इंटरवल्स पे थे ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए। अब ये होल्स जो थे, ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला जो मैंने आपको ब्रिक स्लैब ऊपर बनाकर दिखाई, ठीक है। फिर हाउस ड्रेन्स पास्ट बिलो मैनी लेन्स बिफोर फाइनली एम्प्टिंग इनटू द मेन ड्रेन। एक वहाँ पर बहुत बड़ी भी ड्रेन हुआ करती थी अलग अलग शहरों में, अलग अलग ये हड़प्पा की साइड्स पर। तो हाउसेस में एक एक नालियाँ हुआ करती थी, जो बैकयार्ड से होकर पीछे पीछे एक एक नाली से निकला करती थी, और फिर वो मेन ड्रेन में सारा का सारा कचरा गिरता था। ये हम देख चुके हैं फोटो एनसीईआरटी से। हर एक हाउस के अंदर एक सोक पिट भी थी, जो कि सारे के सारे सेडिमेंट्स को कलेक्ट कर लेती थी और अलाउ करती थी कि वाटर उसमें फ्लो करे स्ट्रीट ड्रेन में। अब ये सोक पिट का कंसेप्ट क्या होता है कि गाँव में बनाते हैं इसको, कई लोग गाँव में कई लोग इसको बनाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, चलो रुको, सोक पिट आप देख के समझ जाओगे, मैं बताता हूँ। ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है, ये बहुत होते हैं महाराष्ट्र वगैरह, इधर उधर, यूपी एमपी। क्या होता है इसमें, जो पानी है ना, पानी
गंदा पानी, कैसा भी पानी आपने यहाँ पर डाल दिया, आपके वॉशरूम वगैरह से कोई भी जो पानी निकल रहा है, अब क्या होगा, ये अंडरग्राउंड है ना, तो इसमें वेस्ट जो है वो हल्का फुल्का पानी का जो वो तो हो जाएगा, लेकिन इससे पानी धीरे 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 करके ना ज़मीन के अंडरग्राउंड वाटर लेवल पर डिस्चार्ज होता रहता है, ये इधर उधर जाता रहेगा। तो आपका जो मतलब प्रॉपर आपके जैसे मतलब मान लो आपने वॉशरूम लगा भी रखा है, वेस्टर्न टॉयलेट लगा रखी है, अब उसका पानी कहीं दूर तक नहीं जा सकता, वो कहीं भर रहा है, बार बार गटर भर जाता है, कुछ भर जाता है। तो लिक्विड वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए ना, लिक्विड वाटर को, कि घर का कोई भी गंदा पानी है या फिर वॉशरूम का पानी है, कहीं का भी पानी है, उसको ऐसे डिस्चार्ज करने की वजह से होगा क्या कि आराम आराम से ये मिट्टी जो है ना, ये नीचे गया पानी, और ये आपको तो पता है ये मिट्टी से निकल निकल के सोख लेगी मिट्टी से, और दूर दूर तक डिस्चार्ज करती रहेगी। तो होगा क्या, पानी कभी गड्ढा जो है कभी भी भरेगा नहीं पूरा प्रॉपर। मान लो ये वॉशरूम है, यहाँ से ये 2 सोक पिट इन्होंने बना रखी हैं, इसमें यूरिन भरती चली जा रही है। अब कोई गांव में, अब ये जैसा घर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो कोई फैसिलिटी है नहीं भाई, ये लोग क्या करें फिर यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा कि जो यूरिन डिस्चार्ज है वो होती रहेगी, और जो सॉलिड वेस्ट अगर होगा तो वो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जाके खाद बनता रहेगा। ये सोक पिट का कंसेप्ट होता है। और सोक पिट वैसे मतलब पर्पस यही होता है उसका, लिक्विड वाटर को मतलब वो करना एक तरीके से, ताकि वो गड्ढा ना भरे आपका। लेकिन इसको कैसे भी पर्पस से मतलब आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन जनरली यही होता है कि जब पानी की व्यवस्था वगैरह किसी के घर के कहीं नहीं है, दूर दूर तक उनको लगता है वो ये भर जाएगा। जैसा अब ये देखो, अब ये घर वालों ने एक ने बाथरूम बनवा रखा है, तो अब ये क्या करें, अब ये पानी आसपास आपको दिख रहा है, कुछ भी, कुछ मैकेनिज्म, कुछ नाली वगैरह, कुछ पाइपें वगैरह, कुछ शहरों वाली व्यवस्था कुछ भी दूर दूर तक दिख रही है नहीं। अब क्या ये यहीं पर टॉयलेट थोड़ी ना करते रहेंगे, या फिर यहीं पर पानी वानी थोड़ी ना किचन विचन का इधर उधर फेंकते रहेंगे। तो ये बनवाते हैं सोक पिट, जो कि इनकी घर की इधर से एक पाइप कनेक्टेड है, इधर से एक पाइप कनेक्टेड है। ये गड्ढा अगर भरेगा, उसके बाद ये गड्ढा भरेगा, जब तक ये वाला गड्ढा भरेगा तब तक ये डिस्चार्ज होता रहेगा इधर उधर अंडरग्राउंड में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब ये चीज़ इतनी साइंटिफिक है, दिमाग लगाने वाला काम है ना, ये तो ये सोचने वाला काम है। ये उस टाइम पर देख रहे हो 3300 BC के आदमी में थी ये वाली चीज़, कि सोक पिट बनाया उन्होंने। एक जगह नहीं, एक जगह नहीं, ध्यान से पढ़ोगे इस स्टेटमेंट को तो आपको इसकी रिस्पेक्ट जागेगी इस स्टेटमेंट की। एवरी हाउस हैड इट्स ओन सोक पिट। हमें दूसरों की नालियाँ गंदी नहीं करनी है। कल को मैं उस सामने बगल वाले से नहीं बोलूँगा यार मेरे यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है, मैं तेरा सुसु करने आ रहा हूँ, तेरे घर में करके जाऊँगा। हर एक हाउस में खुद का सोक पिट था। ये चीज़ क्या दिखाता है कि पर्सन को हाइजीनिक नॉलेज थी। तभी तो ना गड्ढा वगैरह भरेगा तो स्मेल होगी, जिससे डिसीज आएंगे, मच्छर वगैरह कुछ भी, मतलब कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, गंदा पड़ा हुआ है वहाँ पर, सड़ रहा है कुछ भी आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।